पूरी दुनिया को लगता है कि एआई की रेस चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड के बीच में चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा फास्ट है, कौन सबसे ज्यादा स्मार्ट है और कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। लेकिन इंडिया के अंदर तो कुछ और ही कहानी चल रही है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर एक ऐसा गेम खेला जा रहा है जो चैट बोर्ड से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और ये गेम किसी सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप में नहीं, बल्कि इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के द्वारा खेला जा रहा है, जो एआई की दुनिया के अंदर एक ऐसा दाव खेल रहे हैं जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। और अगर ये दाव काम कर गया है तो इंडिया की पोजीशन एआई की रेस में पूरी दुनिया के अंदर बदल सकती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि एआई की रेस का असली विनर वो हो जिसका चैटबॉट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, बल्कि वो भी हो सकता है जो चुपचाप बिल्कुल अलग अपना गेम खेल रहा है। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि अब मुकेश अंबानी ऐसा क्या कर रहे हैं जो पूरी दुनिया अभी तक समझ ही नहीं पाई। देखिए, पूरी दुनिया पिछले 2 सालों से इन 2 से 3 चीजों के ऊपर फोकस कर रही है कि कौन से एआई टूल ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा जल्दी जवाब देता है और कौन सा एआई टूल ज्यादा पावरफुल फीचर ऑफर करता है। और इन तीनों चीजों के लिए पूरी दुनिया के अंदर ये 3 एआई टूल काफी ज्यादा फेमस हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड। और हमने धीरे धीरे एआई को उन चीजों तक लिमिटेड कर दिया है जो हमें स्क्रीन के ऊपर नजर आती है। लेकिन ये सब कुछ कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि साल 2005 के आसपास लोग इंटरनेट को सिर्फ याहू और गूगल के रूप में जानते थे। उस वक्त बहुत कम लोगों ने ये सोचा था कि इंटरनेट के पीछे चलने वाली टेक्नोलॉजी, सर्वर्स, क्लाउड और कंप्यूटिंग पावर एक दिन पूरी डिजिटल इकोनॉमी को कंट्रोल करने वाली है। और फिर धीरे धीरे वेबसाइट भी पूरी दुनिया के अंदर फेमस होने लगी और यहाँ पर सबसे ज्यादा पैसा और कंट्रोल उन सभी कंपनीज ने कमाया जो इस इंटरनेट के पीछे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही थी। और आज एआई के अंदर भी ये सेम पैटर्न दिखाई दे रहा है। लोग एआई के प्रोडक्ट तो यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर असली गेम तो उस सिस्टम में चल रहा है जिसके बिना ये पूरा का पूरा एआई बेकार है। लेकिन अब यहाँ पर एक और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि एआई अगर वो नहीं है जो हमें नजर आता है, तो आखिर ये एआई की दुनिया काम कैसे करती है। देखिए, एआई को समझने के लिए हमें एक बिल्डिंग के एग्जांपल से समझना पड़ेगा। एक ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर टोटल 4 फ्लोर हैं। सबसे ऊपर टॉप फ्लोर पर है एप्लीकेशन, यानी कि चैट जीपीटी, जेमिनाई और बाकी के एआई टूल जिन्हें हम लोग यूज करते हैं। उसके नीचे यानी कि 3rd फ्लोर पर है डेटा, यानी कि जो हम देखते हैं, क्या खरीदते हैं, किस लैंग्वेज का यूज करते हैं, यानी कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जिससे एआई और भी ज्यादा बेहतर बनता है। फिर 2nd फ्लोर पर है कनेक्टिविटी, यानी कि इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से एआई करोड़ लोगों तक पहुंच पाता है। उसके नीचे 1st फ्लोर पर है कंप्यूट, यानी कि जीपीयू, डेटा सेंटर, जो एआई को चलाते और ट्रेन कर पाते हैं। और सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है एनर्जी, क्योंकि बिजली के बिना ना तो जीपीयू चलेगा, ना डेटा सेंटर चलेंगे और ना ही कोई एआई मॉडल चलेगा। और इस बिल्डिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप लोग जितना ज्यादा नीचे जाते जाओगे, पावर उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर टॉप फ्लोर बंद हो जाता है तो सिर्फ एप्लीकेशन बंद होगा, लेकिन ग्राउंड फ्लोर बंद हो गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ही बंद पड़ जाएगी। और एआई की दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम लोग तो सिर्फ टॉप फ्लोर को देखते हैं, जबकि यहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर के ऊपर टिकी हुई है। और शायद इसीलिए यहाँ पर एआई की रेस चैटबॉट के बीच में नहीं हो रही, बल्कि उस ग्राउंड फ्लोर पर हो रही है जिसके बिना ये पूरा का पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता। और अगर कल किसी कंट्री को एआई के अंदर अपना फ्यूचर बनाना है तो सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि इस बिल्डिंग को आखिर खड़ा कौन करेगा। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना होगा। देखिए, रिलायंस हमेशा से एक चीज करते हुआ आया है और वो है सबसे पहले पूरा इकोसिस्टम को बिल्ड करने का। चाहे ऑयल हो, रिटेल हो या फिर टेलीकॉम, वो एक प्रोडक्ट पर दाव नहीं लगाता। सबसे पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करता है और उसके बाद बाकी के बिजनेस अपने आप खड़े होते चले जाते हैं। सबसे पहले ऑयल और रिफाइनिंग को ही देख लीजिए। रिलायंस ने सिर्फ पेट्रोल बेचने का बिजनेस नहीं बनाया, उसने रिफाइनिंग, सप्लाई चेन और डिस्ट्रीब्यूशन का भी पूरा ढांचा खड़ा किया। फिर आया जियो। उस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को लगा कि ये बस ये एक और टेलीकॉम कंपनी है, लेकिन जियो का दाव मोबाइल प्लान से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने टावर्स बनाए, फाइबर्स बिछाए और डेटा को सस्ता किया। फिर उसी से इंडिया के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को तेज कर दिया। फिर उसके बाद आता है रिटेल। रिलायंस ने सिर्फ स्टोर्स खोलने पर ध्यान नहीं दिया, उसने सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, वेयर हाउसिंग और पेमेंट्स को एक ही चेन में जोड़ दिया। देखिए, ये तीनों तो अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन रिलायंस का हमेशा से एक ही सोचना है कि हमें सबसे पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर काम करना है और इसके बाद तो नए बिजनेस और नए चांसेस हमारे पास आते चले जाएंगे। और अगर एआई को भी हम इसी नजरिए से देखें तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या रिलायंस इस बार भी वही सोच लेके चल रहा है? क्या उसका टारगेट कोई चैटबॉट बनाना नहीं, बल्कि एआई के उस सिस्टम को बिल्ड करना है जिसके बिना ये पूरा सिस्टम चल ही नहीं सकता? और अगर ऐसा है तो आखिर रिलायंस ऐसा क्या बनाने की कोशिश कर रहा है कि जिसके बाद एआई की इस रेस की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो सकती है?
और रिलायंस का यहीं से असली गेम शुरू होता है। देखिए बहुत सारी एआई कंपनीज जैसे ओपन एआई, इनका फुल फोकस है मॉडल्स बनाना, चैटबॉट्स बनाना और ऐसे एआई एजेंट्स बनाना जिन्हें लोग हर दिन यूज कर सकें। लेकिन इस बार भी रिलायंस का टारगेट कोई ऐप या फिर चैटबॉट बनाना नहीं है, बल्कि उस फाउंडेशन या उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना है जिनके बिना ये पूरा एआई का इकोसिस्टम चल ही नहीं सकता, जैसे कि कंप्यूट, डेटा सेंटर्स, कनेक्टिविटी और डिस्ट्रीब्यूशन। सोचिए अगर कल हजारों कंपनीज अपने एआई मॉडल्स को बनाना चाहे तो उन्हें कंप्यूटिंग पावर कहां से मिलेगी? अगर करोड़ों लोग एआई टूल्स इस्तेमाल करेंगे तो उन तक पहुंचाने का रास्ता कौन देगा? और अगर हर इंडस्ट्री एआई को अपनाना शुरू कर दे तो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कौन करेगा? देखिए इन सभी सवालों का जवाब हो सकता है रिलायंस, क्योंकि यहीं से दोनों अप्रोचेस अलग होते हैं। यहाँ पर ओपन एआई का टारगेट है कि लोग उसका ऐप या फिर उसका प्रोडक्ट यूज करें, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलायंस का टारगेट थोड़ा यहाँ पर अलग है। और यहाँ पर रिलायंस का असली टारगेट ये है कि कल इंडिया का एआई इकोसिस्टम उसके नेटवर्क्स, डेटा सेंटर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर चले, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज लाखों बिजनेसेस इंटरनेट, टेलीकॉम नेटवर्क्स और क्लाउड सर्विसेज पर निर्भर हैं। और अगर ऐसा होता है तो आगे चलकर रिलायंस एआई का सिर्फ एक प्लेयर नहीं रहेगा, बल्कि वो एक ऐसी कंपनी बन जाएगी जिसके बिना एआई के इकोसिस्टम को बिल्ड कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और यहीं से ये कहानी सिर्फ रिलायंस या फिर किसी एक कंपनी की नहीं रह जाती, बल्कि ये पूरी बात भारत के डिजिटल फ्यूचर पर आ जाती है, क्योंकि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फ्यूचर की इकोनॉमी और सिक्योरिटी है और ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस का एक नया सोर्स भी है। इसलिए आज दुनिया भर के देश सिर्फ एआई मॉडल्स बनाने की रेस में नहीं है, बल्कि उन कैपेबिलिटीज को खुद खड़ा करने की रेस में है जिनके बिना एआई का फ्यूचर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जो देश कंप्यूट, डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे होगा वो आने वाले दौर में भी ज्यादा ताकत रखेगा। इसलिए आज हर देश एक चीज से बचना चाहता है और वो है डिजिटल डिपेंडेंस, क्योंकि अगर फ्यूचर की इंटेलिजेंस के लिए आपको हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना पड़े तो आपके पास टेक्नोलॉजी जरूर होगी, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल शायद कभी नहीं होगा। और अगर इंडिया अपनी एआई कैपेबिलिटीज को खुद बिल्ड कर पाता है तो ये सिर्फ एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, बल्कि इंडिया का डिजिटल सॉवरेनिटी की तरफ एक बहुत बड़ा कदम होगा। क्योंकि जहाँ पे बात आती है पावर की, वहाँ पर कुछ मुश्किल सवाल भी आते हैं। और सवाल ये है, अगर कल एआई की बुनियादी लेयर्स कुछ ही कंपटीशन के साथ सिमट गई तो कंपटीशन का क्या होगा, इनोवेशन का क्या होगा और इस नए डिजिटल युग के नियम कौन तय करेगा? क्योंकि लंबे समय में मायने सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं होते, बल्कि असली मायने ये भी होते हैं कि उस टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करता है। और इन्हीं सभी सवालों के जवाब तो हमें फ्यूचर में पता चल ही जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस एआई की इस फाउंडेशन को बिल्ड कर भी पाएगा या फिर नहीं? मुझे नीचे कमेंट्स में बताइएगा और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।